एपिसोड 261 टू 270। अध्याय 261। अध्याय 256। कार्लोस के तरीके भाग 2। लेकिन इससे पहले कि सेड्रिक शॉ जवाब दे पाते, युवा केन बेनेट अपने अंदर उबलते गुस्से को रोक नहीं पाए। उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें चमक उठी। उसने अपनी उंगली सीधे कार्लोस की नाक पर रखी और जोर से चिल्लाया, वह कैसे रिहा हुआ? उसने हमारे कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है, कुछ अभी भी बेहोश हैं। जैसे ही केन ने अपनी बात समाप्त की, उसके पीछे खड़ा बेनेट एस्टेट वकील आगे बढ़ा। उसका चेहरा गंभीर था और आवाज़ धमकी भरी थी। वकील शॉ, आप इस पर अच्छी तरह विचार कर लें। न्याय में बाधा डालने के परिणाम अत्यंत गंभीर हैं, यहाँ तक कि आप अपना वकील लाइसेंस भी खो सकते हैं। बेनेट एस्टेट के इस वकील के दृष्टिकोण से कार्लोस के सार्वजनिक झगड़े और उसके द्वारा पहुंचाई गई गंभीर चोटों के कारण उसे जमानत मिलना असंभव हो जाना चाहिए था, चाहे सेड्रिक शॉ कितना भी सक्षम क्यों न हो। केन, क्या तुमने सचमुच इस बारे में सोचा है? क्या तुम सच में मुझ पर आरोप लगाना चाहते हो? कार्लोस के होठों पर हल्की सी मायावी मुस्कान आ गई। उसकी मोहक निगाहें केन पर टिकी थीं। मुस्कुराहट के बावजूद केन को अपने पैरों से लेकर सिर तक ठंडक महसूस हुई, जिससे उसके शरीर का हर रोंगटा खड़ा हो गया। वह ये नहीं भूला था कि कैसे कल रात कार्लोस ने अकेले ही दर्जनों लोगों को बिना कोई जवाबी कार्रवाई करने का मौका दिए जमीन पर गिरा दिया था। हालांकि केन को तुरंत ही अपने चचेरे भाई डॉक्टर बेनेट द्वारा साझा की गई जानकारी याद आ गई, जिससे उसका आत्मविश्वास पुनः जागृत हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि कार्लोस कुछ और नहीं बल्कि कार्टर परिवार का एक त्यागा हुआ मोहरा है, एक दंतहीन बाघ जिससे डरने लायक कुछ नहीं है। ये सही है, मैं आपके खिलाफ आरोप लगाने जा रहा हूँ। केन अपनी जगह पर अड़े रहे। उनका रुख विद्रोही था, उनका चेहरा उत्तेजना से भरा हुआ था। फिर उसने चालाकी से कार्लोस के बगल में खड़ी एमिली पाकर की ओर देखा। उसकी आंखों में द्वेष की चमक थी। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी औरत भी। उसने तो सरेआम मेरी माँ की बुराई की है। ऐसा कहते हुए केन ने श्रीमती बेनेट के साथ एक आत्मसंतुष्ट नजर का आदान प्रदान किया। दोनों के चेहरे पर विजयी भाव थे, जैसे कि वे पहले से ही कार्लोस और एमिली को न्याय के कटघरे में खड़ा होते हुए देख रहे हों। अधिकारियों, जल्दी से इन दोनों को गिरफ्तार करो। श्रीमती बेनेट अपने हाथों को कमर पर रखे, थोड़ी को ऊपर उठाए, नाक को फैलाए खड़ी थी और अहंकार का भाव प्रकट कर रही थी, मानो वह स्थान उनका हो। इस समय सेड्रिक शॉ ने एक फोन किया, फिर शांति से अधिकारियों के पास गया और उनसे कुछ कहा। अधिकारियों के कठोर चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उनकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जल्दी से अपनी हथकड़ियां निकाल ली और केन की ओर बढ़ चले। ये देखकर केन की आंखों में आत्मसंतुष्टि बढ़ गई। उसके होंठ इस तरह मुड़ गए मानो वह हथकड़ी में कार्लोस और एमिली को देखने का आनंद लेने वाला हो। हालांकि अगले ही पल एक जोरदार झटके के साथ हथकड़ी सीधे केन की कलाई पर आ गिरी। केन की आत्मविश्वास भरी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या चल रहा है? आप मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? श्रीमती बेनेट का चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया। उनकी आवाज़ घबराहट से कांप रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टर बेनेट भी अचानक घटी इस घटना से अचंभित होकर अचेत हो गए। एमिली भी इस अप्रत्याशित मोड़ से अचंभित थी। ओलिवर रॉस अपना मुंह खोले खड़ा था, मानो वह अंडा निगल सकता हो। वह पूरी तरह से अवाक था। उसकी आंखें संदेह से भरी हुई थीं। आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? क्या कार्लोस ने तुम्हें रिश्वत दी? मैं आपको बता दूं, अब वह कंगाल हो चुका है। उसके नाम पर एक पैसा भी नहीं है। केन अभी भी भारी आवाज में चिल्ला रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध और हताशा का मिश्रण था और वह हथकड़ियों से संघर्ष कर रहा था। केन बेनेट, आप पर ड्रग्स की तस्करी का संदेह है। आपके अस्पताल में भर्ती मित्रों पर किए गए परीक्षणों से मिश्रित परिणाम सामने आए। इसके अलावा हमारे अधिकारियों को आपकी कार की सीट पर कुछ अवैध पदार्थ मिले हैं। अधिकारी का चेहरा सख्त था, उसकी आंखें चील की तरह तेज थीं। वह जांच के परिणाम बता रहा था। उसका प्रत्येक शब्द केन के दिल पर गहरा असर कर रहा था। अधिकारी की घोषणा के साथ ही केन का चेहरा पीला पड़ गया, फिर काला पड़ गया। उसके माथे पर नसें उभर आईं। उसके होंठ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। बदनाम, ये जरूर बदनामी होगी। मेरा बेटा इतना अच्छा व्यवहार करता है, वो कभी इतना गैरकानूनी काम नहीं करेगा। जरूर उसी ने मेरे बेटे को फंसाया है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। श्रीमती बेनेट अभी भी स्थिति को समझ नहीं पाई थी और वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकी। वे सब कुछ बदलने और कार्लोस पर दोष मढ़ने के प्रयास में चीखने लगी। तो फिर आपको अपने प्यारे बेटे से पूछना चाहिए। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं ड्रग टेस्ट करवाने को तैयार हूँ। बेशक केन, बेहतर होगा कि आप भी एक लेना याद रखें। कार्लोस शांत और उदासीन रहा। उसने अपने हाथ फैलाए। उसकी आंखों में उपहास का भाव था जो केन पर टिकी हुई थी। केन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर जोरदार झंझनाहट हुई हो और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा राख सा हो गया था, आंखें भय और निराशा से भरी थीं। कल रात उसने घायल होने का नाटक किया और ड्रग टेस्ट देने से इनकार कर दिया, ये सोचकर कि वह बाल बाल बच जाएगा और किसी तरह बच जाएगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अब उसका धोखा उजागर हो जाएगा। जबकि सबका ध्यान युवा केन पर केंद्रित था, वह एक कोने में दूसरों की नजरों से ओझल थी। डॉक्टर बेनेट को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसकी आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी। वह चुपचाप अपने कदम पीछे हटाते हुए अराजकता के बीच इस परेशानी भरे स्थान से निकलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी छोटी छोटी हरकतें पुलिस की नजरों से बच नहीं सकीं। एक तेज तर्रार पुलिसकर्मी तुरंत आगे बढ़ी और निर्दयतापूर्वक उसका रास्ता रोक दिया। इसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने तेजी से हथकड़ी निकाली और एक क्लिक ध्वनि के साथ उन्हें डॉक्टर बेनेट के हाथों में सुरक्षित रूप से बांध दिया। सैली बेनेट, अब हमें आप पर एक नए प्रकार के अवैध ड्रग की तस्करी में शामिल होने का संदेह है और हम आपको कानून के अनुसार गिरफ्तार कर रहे हैं। महिला पुलिस अधिकारी के चेहरे पर गंभीरता थी। उसकी आवाज़ दृढ़ और सशक्त थी। प्रत्येक शब्द डॉक्टर बेनेट के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। ये सुनकर डॉक्टर बेनेट को लगा जैसे दुनिया घूम गई हो। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ी।
उसका शरीर अनियंत्रित रूप से लड़खड़ा रहा था और यदि महिला पुलिसकर्मी ने उसे तुरंत पकड़ न लिया होता तो वह जमीन पर गिर जाती। उसी ने मुझे विदेश से आए एक नई दवा से परिचित कराया जिसे बेचना बहुत आसान है। मेरा भत्ता काफ़ी नहीं था, इसलिए मैंने उसके साथ मिलकर अपने अच्छे दोस्तों को दवाएं बेचीं। केन का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे। यह एहसास होते ही कि अब स्थिति और नहीं छिप सकती, उसका डर उस पर ज्वार की तरह हावी हो गया। वह अब और खुद को रोक नहीं सका। तुरंत ही सत्य उसके अंदर से बांस की नली से फलियों की तरह बाहर निकल आया। अपने बेटे की बातें सुनकर मिसेस बेनेट को अचानक ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। वह इतनी गुस्से में थी कि डॉक्टर बेनेट पर टूट पड़ी और उन्हें नोचने लगीं। दोनों औरतें आपस में भिड़ गईं। कार्लोस एक तरफ खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान तैर रही थी। वह एमिली पाकर के पास गया। क्या तुमने ये जानबूझकर किया? आपको कब पता चला कि केन और उसका गिरोह अवैध रूप से ड्रग्स बेच रहे थे? एमिली पाकर ने अपने सामने ये हास्यास्पद दृश्य देखा और महसूस किया कि कार्लोस की हालिया लड़ाई उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। उसके मन में प्रश्नों की बाढ़ आ गई और वह सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थी। क्या तुम्हें सिनेमा का वह समय याद है? कार्लोस ने गहरी निगाहों से सिर हिलाया और सहजता से प्रश्न का उत्तर दिया। उस रात के बारे में बात करते हुए उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, उनमें कुछ यादें कौंध गईं, मानो उसके विचार सिनेमा में हुए अनुभव पर लौट आए हों। एमिली थोड़ी चौंकी और सिनेमा का वो दृश्य उसके मन में झट से आ गया। उसे उस शाम की उलझन याद आ गई और वो तुरंत शर्मा गई। कुछ अजीब माहौल को शांत करने के लिए एमिली ने हल्के से खांसकर ध्यान भटकाने की कोशिश की। उस रात का उनसे क्या संबंध है? उसने अपनी आंखें नीची कर लीं। कार्लोस की नज़रों से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उसकी लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थीं। एमिली की गोरी त्वचा को शर्म से लाल होते देख कार्लोस खुद को रोक नहीं सका और उसकी आंखों में कोमलता झलकने लगी। उस समय मुझे संदेह था कि यह आप ही थे जिन्होंने मुझे नशीला पदार्थ दिया था। कार्लोस को हमेशा लगता था कि एमिली और उसके बीच विवाह एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन समय के साथ दिन रात साथ बिताने के कारण उसके संदेह कम होने लगे। इन दिनों के दौरान उन्होंने कभी भी जांच करना बंद नहीं किया तथा ये पता लगाने के लिए दृढ़ थे कि उस दिन सिनेमा में किस प्रकार के नशीले पदार्थ ने उन्हें अचानक जकड़ लिया था। कुछ विशेष कारणों से छोटी उम्र से ही उनमें अधिकांश दवाओं के प्रति असामान्य रूप से मजबूत प्रतिरोध क्षमता थी, इसलिए जो दवा उन पर आसानी से असर करती थी वह असाधारण ही होती थी। मैंने सुरागों का पीछा किया और आखिरकार पता चला कि ये दवाएं विदेश से आती हैं। देश में ये बहुत ही सीमित मौकों पर दिखाई देती हैं। संयोगवश मुझे पता चला कि हाल ही में किसी ने केन बेनेट की एक पार्टी में ऐसी ड्रग्स देखी थी। कार्लोस की निगाहें गहरी थीं, उसकी आंखों में तीक्ष्णता का भाव था। कार्लोस की बात सुनकर एमिली आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी और उसने उसकी दृढ़ता की भी प्रशंसा की। तो आप इसकी जांच कर रहे थे, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? एमिली ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी, वह सीधे कार्लोस की आंखों में देख रही थी। इसके बाद कार्लोस ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट की। पहले तो मैं आपकी स्थिति को लेकर अनिश्चित था और मैं आपको इसमें शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि इससे आपको खतरा हो सकता है। कार्लोस की आवाज़ में लाचारी साफ झलक रही थी, वह इस मामले की जटिलता को अच्छी तरह से जानता था। केन और डॉक्टर बेनेट दोनों इसमें शामिल थे और कार्लोस का मानना था कि अकेले उनके संबंध इस तरह के तस्करी और बिक्री नेटवर्क को बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उनके पीछे अन्य लोग भी होंगे। एमिली के दिल में एक गर्माहट दौड़ गई। हालांकि वह कार्लोस के इस रहस्य को छिपाने से कुछ हद तक नाखुश थी, पर वह उसके अच्छे इरादों को समझती थी। और अब क्या तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? एमिली ने धीरे से पूछा। एमिली की साफ आंखों में देखकर कार्लोस का दिल पिघल गया। उसने बहुत पहले ही संदेह करना छोड़ दिया था। पिछले कुछ दिनों में कार्लोस को धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण सच्चाई का एहसास हुआ, एमिली उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे ही कार्लोस बोलने वाला था, उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना, मिस, आपको क्या हुआ है? अध्याय 262, अध्याय 257, यह इतना बुरा है कि कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एमिली पाकर और कार्लोस के बीच संक्षिप्त बातचीत के दौरान रेनी वाइट, जो दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी, अचानक अस्थिर कदमों से अंदर आई। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ गया था और उसके होठों पर कोई रंग नहीं था। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था और अचानक उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर कार्लोस का चेहरा पीला पड़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और रेनी वाइट के लंगड़े शरीर को पकड़कर जोर से उसका नाम पुकारने लगा। जब एम्बुलेंस के आने की आवाज़ सुनाई दी तो कार्लोस ने परेशान भाव से भौहें सिकोड़ लीं। उसने एमिली पाकर की तरफ देखा और कहा, एमिली, रेनी का राजधानी में कोई परिवार नहीं है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है। रेनी वाइट कल पुलिस स्टेशन में थी। कार्लोस को जमानत दिलाने के लिए पूरी रात बिना कुछ खाए पिए और आराम किए। शरीर के अत्यधिक तनाव ने आखिरकार जवाब दे दिया और वह बेहोश हो गई। कार्लोस की बातें सुनकर एमिली पाकर का दिल फिर से बैठ गया। उसने अपने दिल की कड़वाहट को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे अपनी बात समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके जागने के बाद विला में वापस आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। तलाक का एग्रीमेंट अभी भी बेडरूम की दराज में पड़ा था। एमिली उस पर हस्ताक्षर कर चुकी थी और बस कार्लोस के हस्ताक्षर का इंतजार कर रही थी। कार्लोस की चिंता के कारण उसे जो हल्की गर्माहट महसूस हुई थी, वह उसके चेहरे पर स्पष्ट चिंता देखकर पूरी तरह गायब हो गई। वह कभी भी उदार व्यक्ति नहीं थी, विशेषकर जब बात प्यार की आती थी तो वह अपने प्रिय को किसी और के साथ साझा करने को तैयार नहीं थी। बोलने के बाद एमिली पाकर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, सेड्रिक शॉ की ओर विनम्रता से सिर हिलाकर अभिवादन किया और फिर तेजी से मुड़कर बाहर चली गईं। ये सब देखकर ओलिवर रॉस असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह बोले बिना न रह सका, बॉस की पत्नी आज मीटिंग्स में व्यस्त थी, उन्होंने लंच भी नहीं किया। वो गर्भवती हैं, आपको पता है, और आज बोर्ड मीटिंग बहुत व्यस्त थी। उसने कार्लोस की तरफ धिक्कार भरी नज़रों से देखा।
आज कंपनी में बोर्ड के सदस्य बॉस की पत्नी को परेशान कर रहे थे, जबकि बॉस रेनी वाइट के साथ था, जिससे वह असहज हो गया। इस बार तो वह भी बॉस के पक्ष में बोलना नहीं चाहता था। कार्लोस बोर्ड मीटिंग के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन चूंकि वह पुलिस स्टेशन में था, इसलिए पूछताछ करने का ये सही समय नहीं था। उन्होंने ओलिवर रॉस से पहले वापस जाने को कहा और कहा कि वे बाद में फ़ोन पर बात करेंगे। अटॉर्नी शॉ, इस समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्लोस ने ओलिवर रॉस की असंतुष्टि को भांप लिया और थोड़ा दोषी महसूस किया। उसने खुद को संभाला, सेड्रिक शॉ को धन्यवाद देने के इरादे से, और मित्रता से अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि उसका हाथ अजीब तरह से हवा में लटका हुआ था। सेड्रिक शॉ ने उसे अर्थपूर्ण निगाहों से देखा, उसके होंठ एक अर्ध मुस्कुराहट में हल्के से उठे और कहा, युवा मास्टर कार्टर, अभी आपको मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों में आप मुझसे शिकायत करने लगें। इसके साथ ही उन्होंने जमानत की प्रक्रिया पूरी की और सीधे चले गए। कार्लोस रेनी वाइट को अस्पताल ले गए और एक नर्स की मदद से उन्हें शीघ्र ही अस्पताल के बिस्तर पर लिटा दिया गया तथा उन्हें आईवी ड्रिप लगा दी गई। थोड़ी देर बाद रेनी वाइट ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका हल्का पीला सा चेहरा नीचे झुका हुआ था, उसकी आंखें अपराध बोध से भरी थीं और उसने कमजोरी से कहा, भाई कार्टर, इस बार सब मेरी गलती है। अगर मैं न होता तो तुम यंग मास्टर चू से लड़ाई में नहीं पड़ते। ये कहते हुए उसकी उंगलियों ने उत्सुकता से चादर का एक कोना मोड़ दिया। कार्लोस ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं और जटिल भावनाओं के साथ रेनी वाइट को देखा। बार में रेनी वाइट की घटना ने उनके सावधानीपूर्वक नियोजित कार्यक्रम को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। मूल योजना के अनुसार उसे केवल यंग मास्टर चू को गुमनाम रूप से रिपोर्ट करना था, फिर दूसरे पक्ष की कार में उन अवैध दवाओं को ढूंढना था और यंग मास्टर चू के पीछे के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए सुरागों का पालन करना था। लेकिन रेनी वाइट की अचानक स्थिति ने उसे अपनी रणनीति बदलने और यंग मास्टर चू का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। रेनी, शायद तुमने गलत समझा। उस रात जो हुआ था, अगर तुम न भी होती तो भी मैं मदद के लिए आगे आती। कार्लोस ने धैर्यपूर्वक समझाया। उसकी आंखों में लाचारी झलक रही थी। उसने रेनी वाइट को देखा और उसकी दयनीय पृष्ठभूमि के बारे में सोचा तथा अपनी जीभ पर आए दोष को निगल लिया। रेनी वाइट ने अपने होंठ काटे और धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। खुशकिस्मती से यंग मास्टर चू और उसके समूह को सजा मिल गई। डॉक्टर ने कहा है कि आपको नींद की थोड़ी कमी है, इसलिए आपको अस्पताल में आराम करना चाहिए। मैंने अस्पताल में रहने का खर्चा पहले ही चुका दिया है और आपके रूममेट्स को भी आपकी देखभाल के लिए आने को कह दिया है। अब से मैं नहीं चाहता कि तुम बार जैसी जगहों पर जाओ। कार्लोस खड़ा हो गया। रास्ते भर उसके दिमाग में एमिली पार्कर का उदासीन भाव घूमता रहा और उसने कहा था कि उसे उससे कुछ बात करनी है। अध्याय 263, अध्याय 257। हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। _2। जैसे ही वह मुड़ने और एक कदम बढ़ाने वाला था, रेनी वाइट, जो अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर पड़ा था, अचानक कहीं से ताकत पा गया और उत्साहित होकर बिस्तर से कूद गया। उसकी आंखें तीव्र भावनाओं से चमक उठीं जब वह तेजी से आगे बढ़ी और पीछे से कार्लोस की कमर को अपनी बाहों से कसकर जकड़ लिया। रेनी वाइट ने अपना चेहरा कार्लोस की चौड़ी पीठ से सटा दिया और उसके शरीर से निकलती गर्मी को महसूस करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो अभी सीने से बाहर निकल आएगा। कपड़ों के पार भी वह अपनी घबराई हुई धड़कन साफ महसूस कर सकती थी। भाई कार्टर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लाल चेहरे के साथ रेनी वाइट ने उन शब्दों को बोलने का साहस जुटाया जो उसने अपने दिल में गहरे छिपा रखे थे। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, घबराहट से भरी हुई। कार्लोस का शरीर तुरंत अकड़ गया और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं और लगभग तुरंत ही उसने स्वयं को रेनी वाइट के आलिंगन से बलपूर्वक मुक्त कर लिया। वह पलटा। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था जिसमें आश्चर्य और लाचारी का मिश्रण था। रेनी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। एमिली पार्कर मेरी पत्नी है और वह हमारे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। कार्लोस की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी निगाहों में लाचारी और गंभीरता का भाव था। इस वक्त उसे शादी को राज रखने के अपने शुरुआती फैसले पर पछतावा हो रहा था। अगर उसने पहले ही साफ कर दिया होता तो रेनी वाइट अब इतनी उलझन में न होती। रेनी वाइट की आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी, लेकिन जल्द ही वह दृढ़ संकल्प में बदल गई। उसकी मासूम हिरनी जैसी आंखें लालसा से भरी थीं। उसने सीधे कार्लोस को देखा और कहा, मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि तुमने एमिली पार्कर से बच्चे की वजह से शादी की थी। तुम दोनों के बीच कोई प्यार नहीं है। भाई कार्टर, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि आप शादीशुदा हैं। मैं आपके तलाक का इंतजार कर सकता हूँ। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। उसने अनजाने में अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया, मानो खुद को खुश करने की कोशिश कर रही हो। तलाक का जिक्र सुनते ही कार्लोस का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसमें एक स्पष्ट सी चिड़चिड़ाहट भर गई। वह एक कदम पीछे हट गया और सख्ती से बोला, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? एक अच्छी लड़की को रखेल नहीं बनना चाहिए। रेनी वाइट ने अपने होंठ काट लिए। उसकी आंखें लाल हो गईं, आंसू बहने लगे लेकिन गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। भाई कार्टर, मैं मालकिन कैसे बन सकती हूँ? जाहिर है, मैं तुम्हें पहले से जानता था। एमिली मालकिन है, क्योंकि उसी ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते में दखलंदाजी की थी। उसने कार्लोस की ओर देखा। उसकी आंखें शिकायत से भरी थीं। जब प्यार की बात आती है तो पहले आओ पहले पाओ जैसा कुछ नहीं होता। इसके अलावा मैं तलाक नहीं लूंगा, कार्लोस ने दृढ़ता से कहा। उसके स्वर में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने स्वीकार किया कि जब उन्होंने एमिली से पहली शादी की थी तो यह बच्चे को वैधता देने के लिए आवश्यक था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में एमिली के साथ समय बिताने से उसका मन बदल गया था। अनजाने में ही उसके मन में उसके लिए भावनाएं जाग उठी थीं। कार्लोस ने पहले ही मन बना लिया था कि जब वह विला में वापस आएगा तो एमिली को बताएगा कि यह गुप्त विवाह यहीं समाप्त हो जाएगा। वह अपनी शादी की सार्वजनिक घोषणा सबके सामने करना चाहते थे और साथ ही एक भव्य शादी की योजना भी बनाना चाहते थे ताकि जो शिकायतें उन्होंने झेली थी उनकी भरपाई की जा सके।
जहां तक उसकी दादी और इवान पामा का सवाल है, कार्लोस को अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार उन्हें पहले ही बोर्ड से बाहर निकाल दिया गया था और अब न तो उनकी दादी और न ही इवान पामा का उन पर कोई प्रभाव रह गया था। उनके विचार में तथाकथित पारिवारिक हित और सत्ता संघर्ष एमिली और उनके अजन्मे बच्चे से कम महत्वपूर्ण थे। जहां तक कार्टर कबीले का सवाल है, उसकी आंखों में उदासीनता की झलक दिखाई दी, क्योंकि वह चुपचाप ये गणना कर रहा था कि वह अपने तरीके से उसकी रक्षा कैसे करेगा। रेनी वाइट को पता भी नहीं चला कि कार्लोस कब चला गया। उसके दृढ़ शब्दों को सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई हो, उसका पूरा शरीर तुरंत जम गया। तुरंत ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी सारी शक्ति छीन ली हो। उसके पैर कमजोर पड़ गए और वह बिस्तर पर गिर पड़ी। अपने हाथों से अपना चेहरा ढांकते हुए उसके कंधे हल्के से कांप रहे थे और उसकी उंगलियों से आंसू बेकाबू होकर बह रहे थे। उसे पता था कि उसने सचमुच और पूरी तरह से भाई कार्टर को खो दिया है। अनिच्छा का एक ज्वार उस पर उमड़ पड़ा। वह मन ही मन सोचती रही, आखिर क्यों वह भाई कार्टर से पहले मिली थी। एमिली से ज्यादा पढ़ी लिखी है, एमिली से छोटी है, फिर भी वह उसे पसंद नहीं करता। इस समय रेनी वाइट खोई हुई और निराश थी और शून्य भाव से सामने की ओर देख रही थी। जब अचानक उसका फोन बजा, तब उसे वास्तविकता का एहसास हुआ और वह स्तब्ध होकर फोन उठाने के लिए आगे बढ़ी। छोटी सोफी, मुझे क्या करना चाहिए? सोफी पाकर की आवाज़ सुनकर रेनी वाइट को मानो जीवनदान मिल गया। उसकी भावनाएं फूट पड़ी और वह रुआंसी हो गई तथा उसने जो कुछ भी हुआ था उसे याद किया। कॉल के दूसरे छोर पर सोफी पाकर ने खुद पर ठंडे शब्दों में व्यंग्य किया, ये सोचते हुए कि एमिली, वह बेशर्म दुष्ट, कार्लोस को केवल इसलिए बांध पाई क्योंकि वह गर्भवती थी। सपनों में कार्लोस ने लिली वाइट के लिए श्रीमती कार्टर की अवज्ञा करने और प्यार के लिए भागने में संकोच नहीं किया। क्या एमिली की वजह से सब कुछ बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। एमिली इतनी बोरिंग औरत है, वह कार्लोस को कैसे आकर्षित कर सकती है? उन्होंने रेनी वाइट को सांत्वना देते हुए कहा। कार्लोस ने कहा कि वह उसे तलाक नहीं देगा। वह ऐसा आवश्यकता के कारण कर रहा है, ये बच्चे के कारण ही होगा। आप नहीं जानते कि एमिली कितनी चालाक है। उसने श्रीमती कार्टर और ओल्ड मास्टर कार्टर को अपने पक्ष में कर लिया तथा कार्लोस के मूल शेयरों को अपने नाम पर स्थानांतरित कर लिया। अगर कार्लोस अभी चला गया तो उसके और बच्चे के पास कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ देर रुकने के बाद उसने आगे कहा, रेनी, रो मत। कार्लोस तलाक नहीं चाहता, इसकी वजह एमिली के पेट में पल रहा बच्चा जरूर है, वरना अपने पिछले चरित्र को देखते हुए वह एमिली को कैसे पसंद कर सकता था। मेरी बात सुनो, जब तक तुम कार्लोस के बच्चे को जन्म दोगी, वह तुम्हारे और बच्चे के लिए एमिली को तलाक दे देगा। अध्याय 264, अध्याय 258। जब कार्लोस विला में वापस लौटा तो सूर्यास्त का अंतिम संकेत आकाश से गायब होने वाला था। वह कमरे की ओर चला गया। वह अपने दिल में जानता था कि उसे एमिली पाकर के सामने रेनी वाइट के साथ अपने रिश्ते को स्पष्ट करना होगा, अन्यथा यह कांटा उनके बीच बना रहेगा। अंततः कमरे के दरवाजे तक पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और धीरे से उसे खोल दिया। कमरा शांत था, कोई आवाज नहीं थी। उसकी नजरें तेजी से कमरे के हर कोने पर घूमी, लेकिन एमिली पाकर का कोई पता नहीं चला। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और बटलर से पूछने पर उसे पता चला कि एमिली पाकर अभी तक वापस नहीं आई है। उन्होंने ओलिवर रॉस से संपर्क किया, जिन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद एमिली पाकर एवलिन हैंसन को देखने के लिए ईस्टर्न हॉस्पिटल गई थी। ईस्टर्न हॉस्पिटल में निवेश करने के बाद उन्होंने एवलिन हैंसन को वीचैट पर जोड़ लिया था। वीचैट खोलकर जैसे ही वह एमिली पाकर के बारे में पूछताछ करने के लिए एवलिन हैंसन को संदेश भेजने वाले थे, उन्होंने देखा कि एवलिन हैंसन ने अपने मोमेंट्स में एक नया संदेश पोस्ट किया था। हाई स्कूल रियूनियन, ग्रैंड हयात होटल, वहां मिलते हैं। उसकी नजरें उन चंद शब्दों पर टिकी थी। उसकी निगाहों में थोड़ी उलझन और चिंता थी। हाई स्कूल पुनर्मिलन, पब फ्यूचर विज्ञापन। वह मन ही मन बुदबुदाया, लगता है एमिली पाकर भी हाई स्कूल के पुनर्मिलन समारोह में आ रही है। अचानक उसे एमिली पाकर के पूर्व हाई स्कूल सहपाठी एडम विलो का ख्याल आया और उसका दिल थोड़ा सा धड़कने लगा। उसकी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। ग्रैंड हयात होटल के बाहर एमिली पाकर और एवलिन हैंसन एक साथ कार से बाहर निकलीं। एमिली पाकर के चेहरे पर बेबसी के भाव थे जब उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था कि मैं पुनर्मिलन में शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन आपने मुझे यहाँ लाने पर जोर दिया। आज के अनुभवों ने उसे काफी बुरे मूड में डाल दिया था। वह पहले एवलिन हैंसन से अपनी भड़ास निकालना चाहती थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि आज हाई स्कूल के पुनर्मिलन की रात है। उसने ग्रुप मैसेज को म्यूट कर दिया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एमिली पाकर की बांह पकड़े हुए एवलिन हैंसन के चेहरे पर गुस्से का भाव था। एमिली, तुम्हें कम से कम अपना चेहरा तो दिखाना चाहिए। वो नाना रॉस, वो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने से नहीं चुकी। कहती है कि तुमने अमीर औरत होने का नाटक किया क्योंकि एडम विलो ने तुम्हें छोड़ दिया था। ये कहते हुए कि आप अपनी पोल खुलने से डरते हैं, आप इस पुनर्मिलन में आने का साहस नहीं करेंगे। अगर तुम सचमुच नहीं आओगे तो कौन जाने वह कैसी कैसी अफवाहें फैला देगी। पुनर्मिलन के आयोजकों में से एक एवलिन हैंसन ने जब ये अफवाहें सुनी तो वे बहुत क्रोधित हो गईं। चाहे कुछ भी हो, वह आज रात एमिली पाकर को यहाँ लाने के लिए दृढ़ थी ताकि वह नाना रॉस से भिड़ सके और अपना गुस्सा निकाल सके। जैसे ही दोनों होटल में दाखिल हुए, एक काली बिजनेस कार धीरे धीरे आकर रुकी। हालांकि वह देसी थी, पर उसका रूप न तो दिखावटी था और न ही आकर्षक। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन। हालांकि इसकी लाइसेंस प्लेट विशेष थी, स्पष्टतः ये सरकारी अधिकारियों की कार थी। कार का दरवाजा खुला और एडम विलो बाहर निकला। वह एक अच्छे से सिलवाए गए सूट में लंबा और सीधा दिख रहा था, जिससे वह असाधारण रूप से सुंदर लग रहा था। इसके तुरंत बाद एडम विलो का हाथ पकड़े हुए सोफी पाकर भी कार से बाहर निकल आईं। उसका मेकअप बहुत ही सुंदर था, जिसमें गर्व और आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थी, और उसने जो ब्रांडेड ड्रेस पहनी थी उससे उसकी आकृतियां प्रकाश में उभरकर सामने आ रही थीं, जिससे वह और अधिक चमक रही थी।
सोफी पाकर का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह प्यार से एडम विलो की बांह से लिपटी हुई थी, मन ही मन संतुष्ट महसूस कर रही थी। सोच रही थी कि वह हाल ही में बहुत भाग्यशाली रही है। उसके पिता को अभी अभी पदोन्नति मिली थी। एडम विलो के साथ उसका रिश्ता सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। छोटी सोफी, वास्तव में तुम्हें आज रात इस पुनर्मिलन में आने की जरूरत नहीं थी। मैं अभी कार्टर कबीले में शामिल हुआ हूँ, वहाँ बहुत कुछ चल रहा है। मुझे थोड़ी देर चेहरा दिखाने के बाद छोड़ना होगा। एडम विलो ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा। उसके स्वर में असहायता का भाव था। सच तो यह है कि वह इस पुनर्मिलन समारोह में भाग लेना ही नहीं चाहता था। हालांकि आयोजकों में से एक नाना रॉस लगातार उसे फोन करती रही और वह उसकी दयालुता को अस्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने अनिच्छा से सहमति दे दी। अप्रत्याशित रूप से जब सोफी पाकर को यह बात पता चली तो उसने भी साथ आने पर जोर दिया। सोफी पाकर ने ऊपर देखा। उसकी मुस्कान मीठी थी लेकिन उसकी आंखों में चालाकी की चमक थी। मैं तुम्हारे हाई स्कूल के सहपाठियों से भी मिलना चाहता हूँ। जब हम भविष्य में अपनी शादी की दावत का आयोजन करेंगे तो उन्हें आमंत्रित करने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेना अच्छा रहेगा। दरअसल उसने पहले भी चुपके से एडम विलो का फ़ोन चेक किया था और पाया था कि हाई स्कूल की कई सहपाठी लड़कियां उससे प्यार करती हैं। वह उन लोगों को कोई मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने साथ चलने की जिद की। पब फ्यूचर एड्स, ये कहते हुए सोफी पाकर ने एडम विलो की बांह को कसकर पकड़ लिया तथा आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ दोनों एक साथ होटल में चले गए। आज रात का पुनर्मिलन भव्य रूप से सजाए गए नेशनल ब्यूटी हॉल में आयोजित किया गया। जैसे ही एमिली पाकर और एवलिन हैंसन प्रवेश द्वार पर पहुंची, उन्होंने नाना रॉस और कुछ महिला सहपाठियों को बहुत ही सावधानी से कपड़े पहने हुए देखा। हर एक ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे। वे अपनी गर्दन को ऊपर उठाए हुए उत्सुकता से बाहर की ओर देख रही थीं। नाना रॉस उनमें सबसे अलग थीं। उन्होंने एक लाल रंग की चुस्त पोशाक पहनी थी जो उनके शरीर के उभारों को स्पष्ट रूप से उजागर कर रही थी। उनके गले में एक चमकदार हीरे का हार था तथा एक हाथ में उन्होंने एक ब्रांडेड हैंडबैग पकड़ा हुआ था जो जानबूझकर दिखावटी दिखावा करने जैसा लग रहा था। वह खास तौर पर एडम विलो का इंतजार करने आई थी। काफी पूछताछ के बाद उसे आखिरकार पता चला कि वह कार्टर कबीले के चेयरमैन का सहायक बन गया है और एमिली पाकर से अलग हो गया है। एडम विलो के प्रति सदैव प्रशंसा रखने वाली नाना रॉस स्वाभाविक रूप से इस दुर्लभ अवसर को खोना नहीं चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से उसने एडम विलो से पहले एमिली पाकर को देखा। अरे, ये तो हमारी पुरानी सहपाठी है ना। तुम अकेली आए हो, अपने पति को क्यों नहीं लाए? तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ हो? हालांकि यह बात समझ में आती है कि एक धनी युवती के रूप में रहना आसान नहीं है और यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप एक त्यागी हुई जीवनसाथी बन सकती हैं। नाना रॉस ने एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान धारण की और बोलते समय एमिली पाकर को ऊपर से नीचे तक देखा। जब उसने एमिली पाकर का ताज़ा और आकर्षक चेहरा देखा जिस पर कोई मेकअप नहीं था तो उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। जल्दी ही उसकी नज़र एमिली पाकर के परिधान पर पड़ी। एमिली पाकर ने बिना किसी डिजाइनर लेबल के एक साधारण सादी पोशाक पहनी थी तथा उसके पास केवल एक साधारण पर्यावरण अनुकूल बैग था जिसमें किसी भी शानदार बैग या आभूषण का कोई निशान नहीं था। नाना रॉस की नज़र में एमिली पाकर एक धनी युवती थी जबकि वह एक परित्यक्त पत्नी की तरह थी। नाना रॉस के तानों का सामना करते हुए एमिली पाकर शांत रही। उन्होंने तुरंत जवाब दिए बिना अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। हालांकि एवलिन हैंसन इतनी क्रोधित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया और वह जवाब देने ही वाली थी, लेकिन एमिली पाकर ने धीरे से उसकी आस्तीन खींचकर उसे संकेत दिया कि वह आवेगशील न हो। वाकई एक अमीर इंसान की जिंदगी आसान नहीं होती, वरना आपका रॉस रेसिडेंस इतनी आसानी से दिवालिया नहीं होता, एमिली पाकर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 265, अध्याय 259। नाना रॉस को अजीब लग रहा था जब उनके बगल में बैठी एक महिला सहपाठी ने अचानक अतिशयोक्ति से कहा, एडम विलो। नाना रॉस के दिल की नाराजगी तुरंत गायब हो गई। वह मुस्कुराकर उसका अभिवादन करने के लिए मुड़ी, लेकिन जब उसने एडम विलो के बगल में खड़ी महिला को देखा तो उसकी मुस्कान बीच में ही फीकी पड़ गई। वह क्यों आया और वह सोफी पाकर को क्यों लाया? एवलिन हैंसन गुस्से से दांत पीस रही थी। आने से पहले उसने नाना रॉस से पुष्टि कर ली थी कि एडम विलो बहुत व्यस्त हैं, इसलिए उसने एमिली को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया था। अब उन दोनों को देखकर उसे एहसास हुआ कि नाना रॉस ने उसे धोखा दिया है। एडम विलो भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एमिली पाकर इस पुनर्मिलन में शामिल होंगी। वह पहले कभी नहीं आई, न ही उन्होंने इसमें भाग लिया। उनकी नज़र भीड़ पर पड़ी और कुछ देर के लिए एमिली पाकर पर रुकी। सोफी पाकर ने अपने बगल में बैठी एमिली पाकर की तरफ देखा। आज सुबह एडम विलो ने पुनर्मिलन का जिक्र नहीं किया था और न ही यह बताया था कि एमिली वहां आएगी। वह नहीं जानती थी कि एमिली पाकर को अब बोर्ड की मंजूरी मिल गई है और वह कार्टर कबीले की महाप्रबंधक बन गई है। भोज कक्ष में रोशनी इतनी चकाचौंध थी कि लोगों के लिए अपनी आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। नाना रॉस की मुस्कान जम गई थी। एवलिन हैंसन का चेहरा पीला पड़ गया था और एडम विलो बिना हिले दरवाजे पर खड़ा था। उसकी निगाहें फिर से एमिली पाकर की ओर जा रही थीं। कक्षा अध्यक्ष ने शोरगुल सुना और नेशनल ब्यूटी हॉल से बाहर आ गए। जैसे ही उन्होंने एडम विलो को देखा वे तुरंत मुस्कुराए, उनके पास गए और उनके कंधे पर थपथपाया। एडम, तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया। ये कहने के तुरंत बाद उनकी नज़र एडम विलो के बगल में सोफी पाकर पर पड़ी और फिर उन्होंने कोने में एमिली पाकर की ओर देखा। उनकी मुस्कान में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। यह मेरी मंगेतर सोफी पाकर है। एडम विलो ने धीरे से बात की और सोफी पाकर ने तुरंत एक मीठी मुस्कान के साथ अपना हाथ कक्षा अध्यक्ष की ओर बढ़ाया। मैंने एडम को अक्सर सभी का जिक्र करते सुना है। उसकी आवाज़ में चमक थी, उसकी आंखें गर्व से भरी थीं। इससे पहले जब क्लास प्रेसिडेंट एमिली पाकर को देखता था तो उसने उसकी आंखों में गपशप की झलक साफ देखी थी। अंदर आओ और बैठो। कक्षा अध्यक्ष ने अपने सिर के पीछे के हिस्से को खुजलाया। उसके कान थोड़े लाल हो गए थे। जैसे ही वह रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हटे, एवलिन हैंसन ने एमिली पाकर को अंदर खींच लिया।
राष्ट्रीय सौंदर्य हॉल के अंदर सभी की निगाहें एक साथ प्रवेश द्वार की ओर टिकी थीं। सोफी पाकर एडम विलो के साथ बाहों में बाहें डाले अंदर आईं। संगमरमर के फर्श पर उनकी ऊंची एड़ियों की आवाज गूंज रही थी, उनका हर कदम मोर की तरह गर्व से भरा हुआ था। कक्षा अध्यक्ष ने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, एक साधारण कक्षा का पुनर्मिलन महल में होने वाले नाटक में कैसे बदल गया। उन्होंने जल्दी से वेटरों को व्यंजन परोसने के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही वे बैठने वाले थे सभी को यह एहसास हुआ कि वहां पर्याप्त सीटें नहीं थीं। कक्षा अध्यक्ष तुरंत उठ खड़े हुए, मैं भी किसी से एक सीट लगवा देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ सिर्फ नमस्ते कहने आया हूँ और फिर चला जाऊँगा। एमिली पाकर मेज़ के पास स्थिर खड़ी रही। उसे आमतौर पर पुनर्मिलन समारोहों में जाना पसंद नहीं था। अगर एवलिन हैंसन की जिद न होती तो वह आती ही नहीं। एमिली पाकर, हमारे लिए कक्षा का पुनर्मिलन होना दुर्लभ है, इतनी खराब खेल मत खेलो। नाना रॉस ने गर्मजोशी का दिखावा किया, खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए उसे खींचने के लिए आगे बढ़ी। ये बस एक ब्रेकअप है, ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे को देख नहीं सकते। उसने जानबूझकर ब्रेकअप शब्द पर जोर दिया और कई सहपाठियों ने तुरंत उत्सुकता भरे भाव दिखाए। जैसे ही एमिली पाकर मना करने वाली थी, अचानक नाना रॉस की तेज खुशबू से उसे मतली महसूस हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपना मुंह ढक लिया तथा उल्टी करने लगी। नाना रॉस सदमे में चिल्लाए और उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया। अरे बाप रे, क्या कर रही हो? ये ड्रेस लिमिटेड एडिशन की है, अगर ये गंदी हो गई तो क्या तुम इसे बदल सकती हो? भोज कक्ष में तुरंत सन्नाटा छा गया और सभी लोग इधर उधर देखने लगे। एमिली पाकर खुद को संभालने के लिए मेज पर झुकी और ऊपर देखने लगी। एवलिन हैंसन इतनी गुस्से में थी कि वह नाना रॉस पर चिल्लाए, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या आप नहीं देख सकते कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? एवलिन हैंसन ने यह कहा और एक सवा से एक गिलास पानी लाने को कहा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो घर पर रहो और लेट जाओ। यहाँ शर्मिंदा होने क्यों आए हो? क्या आप एडम विलो के सामने कमजोर दिखने का बहाना नहीं ढूंढ रहे हैं? जैसे ही सवा पानी का गिलास लेकर आया, नाना रॉस ने अपनी गर्दन कड़ी कर ली। एमिली पाकर ने पानी का गिलास लिया और उसे सीधे नाना रॉस के चेहरे पर फेंक दिया। अध्याय 266, अध्याय 260। नाना रॉस वहीं खड़ी थी, उनके गालों से पानी बह रहा था। पानी की बौछार से उनका मेकअप धब्बेदार हो गया था, उनकी पोशाक भीग गई थी, उनके शरीर से चिपकी हुई थी, मानो अस्त व्यस्त हो गई हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, चेहरा हैरानी से भर गया। एक पल बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया और एक तेज चीख निकाली। एमिली पाकर, तुम क्या कर रही हो? एमिली पाकर एक तरफ खड़ी थी, उसके हाथ में अभी भी पानी का कप था और वह हल्की सी मुस्कुराए। इतने गंदे मुंह के बावजूद मैंने इसे तुम्हारे लिए धोने में मदद की। बोलने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कप हल्के से नीचे रख दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसके धैर्य की भी अपनी सीमा थी। नाना रॉस इतनी गुस्से में थी कि उनका चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने एमिली पाकर को घूरा, दांत भींचे, मुठ्ठियां कस लीं, नाखून हथेलियों में गहरे धंस गए, मानो आगे बढ़कर एमिली पाकर को थप्पड़ मार देना चाहती हों। लेकिन एवलिन हैंसन एमिली के सामने रक्षात्मक मुद्रा में खड़ी थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, वह नाना रॉस को गौर से देख रही थी, मानो उसे चेतावनी दे रही हो कि वह जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। बड़े हंगामे के डर से कक्षा अध्यक्ष ने तुरंत दोनों के बीच में आकर हस्तक्षेप किया। सुनकर सभी सहपाठी महिलाएं चारों ओर इकट्ठा हो गईं। उनकी निगाहें नाना रॉस और एमिली पाकर के बीच घूम रही थीं। सभी एमिली की आलोचना कर रहे थे। एमिली पाकर, तुम क्या कर रही हो? एक लड़की ने आरोप लगाने के लहजे में पहले बात की। नाना की बात भी सच है, क्या ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं है? क्या क्लास रियूनियन में ऐसा तमाशा करना जरूरी है? एक अन्य लड़की ने भी एमिली को उसकी आवेगशीलता के लिए फटकार लगाए। नाना का पहनावा महंगा है, इसकी भरपाई कोई भी नकली अमीर परिवार नहीं कर सकता। किसी और ने व्यंग्य से भरे स्वर में उपहास किया। ये सहपाठी हमेशा से ही ऊंचे लोगों की चापलूसी और नीच लोगों की चापलूसी करने वाली रही थी। उन्होंने एमिली पाकर और एडम विलो के ब्रेकअप की खबर पहले ही देख ली थी। इससे पहले, क्योंकि एमिली ने अपनी शादी की घोषणा कर दी थी, इसलिए उन्हें सचमुच विश्वास हो गया था कि वह एक धनी परिवार में शादी कर रही है। इससे पहले हर कोई एमिली की संपर्क जानकारी जोड़ना चाहता था, उम्मीद करता था कि वह उनकी मदद कर सकती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नाना रॉस समूह में अफवाहें फैला रही थी और वे सभी मानते थे कि एमिली झूठ बोल रही थी, दिखावा कर रही थी। विशेषकर आज, जब एमिली एक साधारण परिधान में पुनर्मिलन समारोह में पहुंची, तो वे उसे स्वयं को मूर्ख बनाते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सके। इस समय उन सभी ने एमिली पर अपना दोष मढ़ दिया। छोड़ो, कपड़े कितने के हैं, मैं उसकी मदद कर दूंगा। एडम विलो पास ही खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा था और उसे कुछ सहानुभूति महसूस हो रही थी। उन्होंने मिडिल स्कूल के दिनों को याद किया जब एमिली का तबादला हुआ था। वह एकाकी स्वभाव की थी और हमेशा थोड़े छोटे कपड़े पहनती थी, जिसके कारण कक्षा की लड़कियां उससे दूर रहती थीं। वह आगे आकर मदद करना चाहते थे, लेकिन सोफी पाकर ने उन्हें रोक लिया। भाई एडम, उसकी शादी पहले ही एक अमीर परिवार में हो चुकी है, उसे आपकी मदद की क्या जरूरत है? सोफी पाकर ने मुंह बनाया और एडम को तेजी से अपने से दूर खींच लिया। उसकी आंखों में खुशी का भाव झलक रहा था। नाना रॉस ने जब इतने सारे लोगों को अपने शब्दों का समर्थन करते देखा तो उनकी आंखों में विजय की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने एमिली को घूरते हुए ऊंची आवाज में कहा, मुआवजा, आपको क्षतिपूर्ति करनी होगी। ये पोशाक कोको का इस साल का सबसे नया स्टाइल है, जिसके एक सेट की कीमत कई लाख रुपए है। इसके अलावा मेरा हेयर स्टाइल और मेकअप, जो सभी सेलिब्रिटीज के निजी स्टाइलिस्टों ने किया है, हर बार हजारों रुपये खर्च होते हैं। कुल मिलाकर तुम पर मुझ पर 1 मिलियन का कर्ज है। 1 लाख? एवलिन हैंसन अचंभित रह गईं। क्या तुम पैसे नहीं जुटा पा रही हो? क्या तुम्हारे पति बहुत अमीर नहीं हैं? उनसे कहो कि आकर पैसे चुकाने में मदद करें। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। या क्या सचमुच तुम्हारा कोई पति नहीं है?
नाना रॉस को लगा कि उन्होंने एमिली पाकर की दुखती रग पर चोट कर दी है। वह अमीर परिवार की महिला जिसने कार्टर कबीले के युवा मास्टर से शादी की थी, ये सब झूठ था। कौन कहता है कि उसका कोई पति नहीं है? स्टेट हॉल के दरवाजे अचानक खुलते ही पीछे से एक ठंडी और कठोर आवाज गूंजी। कार्लोस एक चीड़ की तरह सीधा खड़ा होकर अंदर आया। उनकी आकृतियां कला की तरह प्रतीत होती थीं, जिन्हें बारीकी से गढ़ा गया था। तलवार के समान झुकी हुई बाहें, ऊंची नाक के नीचे गहरी आंखें, हल्के से सिकुड़े हुए पतले होंठ जिनमें विद्रोह का एक मायावी संकेत था। कार्लोस चुपचाप ऐसे खड़ा था, मानो वह चुंबक हो, और वहां उपस्थित सभी महिलाओं की निगाहें उसकी ओर खींच रही थीं। कार्लोस शांत और स्थिर कदमों से आगे बढ़ा और धीरे धीरे एमिली पाकर के पास पहुंचा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर एमिली को अपनी बाहों में भर लिया। एमिली उसके सामने झुक गई, अपना सिर थोड़ा झुका लिया। उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। वह यहाँ क्यों था? नाना रॉस और महिला सहपाठी सभी अपनी जगह पर स्तब्ध थे। उनकी आंखें गोल थीं, मुंह थोड़ा खुला हुआ था, मानो वे जम गए हों। उनकी निगाहें कार्लोस पर टिकी थीं, उनकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास से भरी हुई थीं। कार्लोस के आने से पहले एडम विलो कमरे में सबसे आकर्षक व्यक्ति था, तथापि जैसे ही कार्लोस कमरे में आया, एडम तुरंत ही पीछे छूट गया। नाना रॉस की नज़रें कार्लोस और एमिली पर घूम रही थीं। उनकी नज़रों में अविश्वास और थोड़ी ईर्ष्या झलक रही थी। वह अभी भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थी और सोच रही थी कि क्या यह आदमी एमिली द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति था। आप एमिली पाकर के पति हैं, कार्टर वंश के उत्तराधिकारी। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, उसकी जुबान बंधी हुई लग रही थी, मानो उसे भी अपनी बातों पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। कार्लोस हल्के से मुस्कुराया, उसकी आंखों में स्नेह झलक रहा था। उसने एमिली को अपनी बाहों में देखा, धीरे से कहा, ठीक है, मैं एमिली का पति हूँ। पब फ्यूचर एड्स बोलते समय मानो उन्हें संदेह हो कि कोई उनकी बात पर विश्वास करेगा, उन्होंने सहजता से एक लाल पुस्तिका निकाली और उसे सबके सामने खोल दिया। उसकी नज़रें जानबूझकर एडम विलो की ओर भी गईं। शादी का प्रमाण पत्र। एमिली की पुतलियां लगभग हिल रही थीं। क्या कार्लोस पागल हो गया था, जो आजकल उनके विवाह का प्रमाण पत्र साथ लेकर घूमता है? आसपास की सहपाठी महिलाएं भी आपस में फुसफुसा रही थीं। उनकी निगाहों में कुछ ईर्ष्या, कुछ जलन और कुछ अविश्वास झलक रहा था। कार्लोस की उपस्थिति एक धमाकेदार घटना थी, जबकि उन सहपाठियों की नज़र में एमिली अभी भी दिल टूटने से पीड़ित नायिका थी, जिसे हाल ही में ब्रेकअप के कारण छोड़ दिया गया था। फिर भी कौन जानता था कि उसका पति एडम विलो से भी अधिक उत्कृष्ट निकला। एडम विलो ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनकी उंगलियां थोड़ी सी सफ़ेद हो गईं। एमिली को उस आदमी की बाहों में आराम से झुकते हुए देखकर उनके बीच की आपसी समझ और अंतरंगता एक वृद्ध विवाहित जोड़े के समान थी। एमिली दिखावा करने में कुशल नहीं थी, उसकी शारीरिक भाषा ने सब कुछ उजागर कर दिया था। उनकी निगाहें जटिल भावनाओं से झिलमिला रही थीं, जिनमें अनिच्छा और हानि का भाव भी था। उसने शुरू में सोचा था कि एमिली केवल मजबूत होने का नाटक कर रही है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में उसे जाने देगी और कार्लोस से प्यार करेगी। सोफी पाकर का दिल भी बिल्ली के पंजे से खरोंचा जा रहा था। उसकी निगाहों में ईर्ष्या के लक्षण दिखाई दे रहे थे। क्या आप सचमुच कार्टर कबीले के युवा मास्टर हैं? नाना रॉस अभी भी अविश्वास से भरी हुई दिख रही थी और उनकी आवाज़ में तीखापन था। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एमिली इतनी भाग्यशाली हो सकती है कि उसे कार्टर वंश के उत्तराधिकारी से विवाह करने का मौका मिलेगा। उसके विचार में एमिली तो एक साधारण लड़की थी, वह इतनी ऊंची शाखाओं पर कैसे चढ़ सकती थी? कार्लोस थोड़ा मुस्कुराया, अपने हाथ फैलाए, उसका स्वर शांत था। कार्टर कबीले का मुझसे कोई संबंध नहीं है। जैसे ही उसके शब्द निकले, कमरे में सन्नाटा छा गया, हर कोई स्तब्ध रह गया। नाना रॉस की आंखें तुरंत चमक उठी, उनकी निगाहों में द्वेष की झलक थी। वह जानती थी कि एमिली झूठ बोल रही थी। एक औरत जिसे एडम भी नहीं चाहता था, कार्टर कबीले का यंग मास्टर उसे कैसे पसंद कर सकता था? वह तुरंत चिल्लाए, एमिली, तुम झूठी हो। आप अभी भी ये दावा करने की हिम्मत रखती हैं कि आपने कार्टर कबीले के यंग मास्टर से शादी की है? आप कार्टर बॉस की पत्नी हैं। अध्याय 267, अध्याय 270। प्रिय, क्या तुमने सचमुच ऐसा कहा? कार्लोस ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, उसके स्वर में धिक्कार का भाव था। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसकी आंखों में लाचारी झलक रही थी, मानो एमिली के झूठ से वह हैरान हो गया हो। एमिली एक तरफ खड़ी हो गई, उसकी आंखों में एक अवाक भाव था, हल्की सी भौहें चढ़ी हुई थीं। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, है ना? शादी का सर्टिफिकेट लेकर कौन घूम रहा था? क्या वो कार्लोस ही तो नहीं था? एवलिन हैंसन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। जैसे ही वो कार्लोस की पहचान बताने वाली थी, नाना रॉस पहले ही आ गईं, कमर पर हाथ रखे आत्मसंतुष्ट भाव से व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, एमिली, तुम्हारे पति ने खुद कहा है, अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है ना? तुम तो बस झूठे हो। तुमने मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए हैं। अगर तुमने आज मुझे मुआवजा नहीं दिया तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। नाना रॉस और भी अधिक निर्लज हो गए। कृपया मेरी पत्नी को गिरफ्तार मत करो। कार्लोस ने जल्दी से एमिली का हाथ पकड़ लिया, जैसे एक माँ मुर्गी अपने बच्चे की रक्षा करती है। उसका स्वर पूर्णतः सुरक्षापूर्ण था। वह सबकी ओर देखते हुए हल्के से मुस्कुराया। इतने सारे लोगों के सामने मैं बस ईमानदारी से कहूंगा, मेरी पत्नी कार्टर परिवार की बॉस लेडी नहीं है। कार्लोस को सच बोलते देख नाना रॉस ने एमिली को एक विजयी नज़र से देखा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी और उसने सोचा, कागज आग को नहीं ढक सकता। आज वह एमिली को सभी सहपाठियों के सामने नीचा दिखा देगी। किसने सोचा होगा कि एमिली इतनी बेशर्म हो सकती है, इतना झूठ बोलने की हिम्मत कर सकती है? कौन जानता था? वह पहले इतनी संकोची थी, लेकिन अब पता चला कि वह काफ़ी चालाक है। उसके पति के व्यवहार को देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी उसके द्वारा किए गए विवाह घोटाले का शिकार हो? चारों ओर से फुसफुसाहटें गूंजने लगी, मानो एमिली को खंजर चुभ रहे हों। एमिली ने कार्लोस की आस्तीन खींचते हुए धीरे से कहा, बस करो कार्लोस, उन्हें हम पर हंसने मत दो। लेकिन कार्लोस ने मानो कुछ सुना ही नहीं। उसने जोर से घोषणा की,
वह कार्टर कबीले की कोई प्रमुख महिला ही नहीं है, वह कार्टर कबीले की महाप्रबंधक है और इसके अलावा वह सबसे बड़ी शेयरधारक है। उनकी आवाज़ दृढ़ और शक्तिशाली थी, मानो वे कोई निर्विवाद तथ्य कह रहे हों। कमरे में सन्नाटा छा गया। इस खुलासे से हर कोई स्तब्ध रह गया। नाना रॉस का चेहरा एक क्षण में ही भूतिया पीला पड़ गया, उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं, उसके होंठ खुले हुए थे लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी, हकला रही थी। ये कैसे संभव है? नाना रॉस को इस बार सचमुच बहुत पछतावा हुआ। क्या एमिली वास्तव में कार्टर कबीले की महाप्रबंधक थी? उसके पिता द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार किया गया निवेश प्रस्ताव कार्टर कबीले के कार्यालय को भेजा गया। क्या इस पर एमिली के हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए थे? उसका दिल उथल पुथल हो गया और वह हकलाते हुए बोली, एमिली, तुमने यह बात पहले क्यों नहीं कही? पहले ये सब एक गलतफहमी थी। कपड़ों के लिए भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और मेरे पिताजी की परियोजना के बारे में वह संभवतः कार्टर कबीले की महाप्रबंधक कैसे बन सकती है? इसी समय एक असंगत आवाज अचानक गूंजी जिसने संक्षिप्त मौन को तोड़ दिया। वक्ता का स्वर स्पष्ट तिरस्कार और संदेह से भरा था। सोफी पाकर। सोफी भीड़ के किनारे खड़ी होकर कार्लोस और एमिली के बीच के सुरक्षात्मक दृश्य को देख रही थी। उसका दिल खट्टा और झुंझुनी से भर गया था। उसने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा। उसकी आंखों में अकेलेपन की एक झलक थी। कार्लोस से शादी के उन सालों में, उसके सपनों में भी शायद कार्लोस ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि विवाह के बाद के सपनों में उसे विला में बेकार बैठे रहना बहुत उबाऊ लगता था और वह कार्टर कबीले में काम करना चाहती थी, लेकिन श्रीमती कार्टर और कार्लोस दोनों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने उसे सिर्फ स्नातक की डिग्री के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया, जबकि कार्टर परिवार के प्रबंधन में सभी स्नातक और प्रबंधन अनुभव वाले लोग थे। वह एक स्नातक प्रबंधन में प्रवेश के योग्य भी नहीं थी। एमिली तो सिर्फ एसोसिएट डिग्री के साथ प्रबंधन में प्रवेश के योग्य ही नहीं थी। इसके अलावा अंकल फिशर अब कार्यकारी अध्यक्ष थे और उनके लिए एमिली को महाप्रबंधक के रूप में बोर्ड में शामिल करना असंभव था। एडम विलो पूरे दिन व्यस्त रहे और काम से लौटने के बाद उन्हें पुनर्मिलन में खींच लिया गया, बिना सोफी को एमिली के महाप्रबंधक बनने के बारे में बताने का समय दिए। वह हस्तक्षेप करने ही वाला था कि तभी बहुत देर हो गई। अन्य सहपाठी बकबक करने लगे। जब मैं स्नातक हुआ तो मैं कार्टर क्लान के साथ साक्षात्कार देना चाहता था, लेकिन पहले ही दौर में बाहर हो गया। मैंने सुना था कि वे केवल शीर्ष 5 स्नातकों को ही नियुक्त करते हैं। किसी ने कहा। एक अन्य ने सहमति व्यक्त की। बिल्कुल, मेरे चचेरे भाई जिन्होंने 211 विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी, केवल कार्टर कबीले में ही नियमित पद प्राप्त कर सके। ओह, तो ये सब एक नाटक था जिसमें तुम दोनों ने हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए युगल गीत प्रस्तुत किया था। जब नाना रॉस ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गईं और एमिली को गुस्से से घूरने लगीं। तुम्हें बेवकूफ़ बनाया? तुम्हें किसने मूर्ख बनाया? कार्लोस ने हल्के से मुस्कुराया, थोड़ी शरारती अभिव्यक्ति के साथ। उसकी स्नेह भरी नजरें एडम विलो की ओर देख रही थीं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन न हो तो अपने कैंपस के चहेते एडम से पूछ सकते हो। क्या वह चेयरमैन के असिस्टेंट के तौर पर कार्टर कबीले में शामिल नहीं हुआ था? ओह, कार्यवाहक अध्यक्ष के सहायक। तुम्हें उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए, है न? कार्लोस के स्वर में मजाक का भाव था। कार्लोस की निगाहों से एडम विलो की भौहें तन गईं, उनकी आंखों में नाराजगी की झलक थी। लेकिन भीड़ की घूरती निगाहों का सामना करते हुए एडम विलो को पता था कि उसे स्पष्टीकरण देना होगा। उसने अपना गला साफ किया, उसका स्वर शांत और दृढ़ था। एमिली वास्तव में कार्टर कबीले की महाप्रबंधक हैं, जिसे आज सुबह ही बोर्ड के निर्णय द्वारा पारित किया गया है। उनकी आवाज़ शांत कमरे में गूंज उठी, जो निर्णायक प्रतीत हुई तथा जिसने सभी संदेहों को तुरंत शांत कर दिया। सोफी पाकर का चेहरा बदसूरत हो गया, उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसके होठों के कोने अविश्वास में फड़क रहे थे। नाना रॉस भी उतनी ही हैरान थी, उनका जबड़ा थोड़ा खुला हुआ था, आंखें गोल थीं, उंगलियां कांप रही थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कब्ज हो गया हो। आसपास के सहपाठी उन्माद में थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। क्या ये सच है? एमिली अचानक जनरल मैनेजर कैसे बन गई? कुछ ने अपना सिर हिलाया। यह अविश्वसनीय है, कार्टर कबीले का महाप्रबंधक बनना कोई आसान उपलब्धि नहीं है। कुछ त्वरित विचारक लोग जल्दी से आगे आए और एमिली को बिजनेस कार्ड दिए तथा उनके साथ बातचीत की। लेकिन इससे पहले कि वे अपने कार्ड पास कर पाते, कार्लोस ने दीवार की तरह उनका रास्ता रोक लिया और लापरवाही से सभी कार्ड इकट्ठा कर लिए, जबकि एमिली सचिव की भूमिका निभा रही थी। एडम विलो पास खड़ा था, उसकी निगाहों में जटिलता का भाव था। वह आगे बढ़ा और धीरे से बोला, बधाई हो एमिली। एमिली ने सिर हिलाया, न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया। पहले तो उसने सोचा था कि एडम विलो के साथ संबंध तोड़ने के बाद उनके बीच कोई मेल मिलाप नहीं रहेगा, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यह असंभव है। काम के सिलसिले में वे अक्सर मिलते रहते थे। उस समय नाना रॉस असहज हो गईं और अपने सहपाठियों की नज़रों से बचकर चुपचाप निकल जाने की कोशिश करने लगीं। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, एमिली की नज़र उस पर पड़ गई। नाना रॉस, एक मिनट रुको, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए हैं और आप चाहती थी कि मैं आपको पैसे दूं? अध्याय 268, अध्याय 262। नाना रॉस ने अपना चेहरा फूल की तरह रंगा हुआ था, जिससे वह इस समय विशेष रूप से शर्मिंदा दिख रही थी। वह जल्दी से पलटी और थोड़े चापलूसी भरे स्वर में बोली, मिस पाकर, मैं अभी मजाक कर रहा था। मैं आपसे पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर सकता। नाना को यह अच्छी तरह पता था कि एमिली पाकर के हस्ताक्षर में अद्भुत शक्ति है और यदि वह सचमुच उसे नाराज कर देती है तो रॉस रेजिडेंस सचमुच दिवालिया हो सकता है। ऐसा नहीं चलेगा, मेरी पत्नी ऐसी व्यक्ति नहीं है जो दूसरों का फायदा उठाए। एमिली के बोलने से पहले ही कार्लोस बोल पड़ा। उसने अपने हाथ जेबों में डाले और नाना रॉस के पास गया। 10 लाख, है ना? अपना बैंक अकाउंट नंबर दो। उनका स्वर शांत था, मानो ये राशि बाल्टी में एक बूंद मात्र हो। एमिली ने बस उसकी ओर हल्के से देखा। कार्लोस, उस लड़के की मुस्कान बहुत ही सुंदर थी। नाना रॉस उसके चेहरे को देखकर पूरी तरह से हक्की बक्की रह गईं।
उसके चेहरे को मुग्ध भाव से घूरते हुए उनका दिमाग पूरी तरह से अस्पष्ट था और उन्होंने स्पष्टता से अपना बैंक अकाउंट नंबर बोल दिया। कार्लोस ने पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपना फ़ोन निकाला और नाना रॉस के फ़ोन पर 1 घंटी बजी और पैसा उनके खाते में पहुंच गया। उनके पीछे बैठे सहपाठियों की आंखें लगभग फटी हुई थीं। 1 मिलियन को यूं ही दे दिया जाना देखकर यह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। एमिली पाकर वास्तव में कार्टर कबीले की महाप्रबंधक हैं। क्या उन्होंने वास्तव में एक अमीर परिवार में शादी की है? एक सहपाठी ने आश्चर्य से फुसफुसाते हुए कहा। उसके स्वर में ईर्ष्या थी। क्या ये हो सकता है कि हमारे सामने वाला व्यक्ति यंग मास्टर कार्टर हो? एक अन्य सहपाठी अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोक सका। उसका पति सुंदर और अमीर दोनों है। एमिली पाकर वास्तव में भाग्यशाली है। कोई भी व्यक्ति ऐसी भावना व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे लगता है कि वह एडम विलो से कहीं बेहतर है। जैसे ही ये शब्द निकले उनके चारों ओर शांत सहमति की एक और लहर दौड़ गई। एमिली पाकर को देखने वाली महिला सहपाठियों की निगाहें ईर्ष्या और जलन से भरी थीं। सोफी पाकर ने गुस्से में अपने होंठ काटे और धीरे से बुदबुदाया, युवा मास्टर कार्टर, वह तो बस एक नामात्र का व्यक्ति है। उसकी आंखों में चुनौती भरी नजर थी। एडम विलो चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें, जो सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे छिपी थीं, एक मायावी रोशनी से टिमटिमा रही थीं, मानो वह कुछ सोच रहा हो। नाना रॉस ने जब देखा कि पैसा आ गया है तो वह मुस्कुरा उठे और सम्मानपूर्वक बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मिस पाकर और यंग मास्टर कार्टर। बोलते समय वह बार बार सिर हिलाती और झुकती रही, जिससे वह विशेष रूप से सतर्क दिखाई दे रही थी। मामला सुलझ गया। ये देखकर कक्षा अध्यक्ष ने राहत की सांस ली और उत्साह से कहते हुए जल्दी से वहां पहुंचे, सब लोग इधर उधर खड़े मत रहो, मैंने वेटर से एक सीट बढ़ाने को कहा है, आओ बैठकर खाना खाएं। उन्होंने बैठने की व्यवस्था करते हुए भाषण दिया, विशेष रूप से एमिली पाकर और कार्लोस को मेज के शीर्ष पर बिठाया, जिससे अत्यंत गर्मजोशी और सतर्कता का परिचय मिला। हालांकि एवलिन हैंसन थोड़ी असंतुष्ट थी। उन्होंने एमिली की बांह खींची और कुछ निराशा के साथ बोली, एमिली, तुमने सचमुच उसे 1 मिलियन दिए, यानी 1 मिलियन? उसने निराशा भरी नजरों से कार्लोस को घूरा। तुम्हारा पति वास्तव में अफवाहों के अनुसार ही खर्चीला है। एमिली ने केवल एक रहस्यमयी मुस्कान दी, उसकी आंखों में गहरे अर्थ की झलक दिख रही थी। मैं रात के खाने के लिए नहीं रुकूंगा, मैं शो देखने के बाद जा रहा हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। एवलिन हैरान थी, वह पूछने ही वाली थी कि क्या शो है, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कई पुलिसकर्मी अंदर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और वे कमरे को देख रहे थे। यहाँ नाना रॉस कौन है? हमें एक रिपोर्ट मिली है, आप पर 1 मिलियन की जबरन वसूली का संदेह है। पुलिसकर्मी की आवाज़ कठोर और जोरदार थी, जिससे कमरे का माहौल एकदम से ठंडा हो गया। नाना रॉस बैठने ही वाली थी, लेकिन ये सुनकर वे हिंसक रूप से कांप उठी। उनकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। वह घबराकर खड़ी हो गई, उसकी आंखें भ्रम से भरी थीं। मैं नाना रॉस हूँ। अफसर, जरूर कोई गलती हुई है, मैंने जबरन वसूली नहीं की। वह निश्चित रूप से जानती थी कि यदि जबरन वसूली बड़ी रकम की हो तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। जैसे ही उसने ये कहा, उसे अचानक वह 10 लाख रुपये याद आ गए जो उसे अभी अभी मिले थे, और उसने जल्दी से कहा, मुझे 1 मिलियन मिले, लेकिन यह मेरे कपड़ों पर दाग लगाने के लिए मिस पाकर से मुआवजा है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप वहां मौजूद सहपाठियों से पूछ सकते हैं, उन्होंने सबने इसे देखा है। चारों ओर सहपाठी एक दूसरे की ओर देख रहे थे, सभी के चेहरे असमंजस से भरे हुए थे। केवल कार्लोस ही अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर आराम से चाय पी रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अपनी पत्नी से पैसे लेना आसान नहीं है। मिस पाकर, कृपया पुलिस को समझाएं, ये सब गलतफहमी है। नाना रॉस ने चिंतित होकर एमिली पाकर से चापलूसी भरे लहजे में मदद मांगी। हालांकि एमिली सीधे पुलिस के पास गई, उसका स्वर शांत था। अधिकारी, मैंने ही पुलिस को बुलाया था। मिस नाना रॉस ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वह मुझे जेल में डाल देंगी। मी टेलर क्रिस्टन, द वायरल हॉसे गर्ल विद ए सरप्राइजिंग स्टोरी। 9KUWT के सीन सो ऑकवर्ड यू लुक अवे। उसने संक्षेप में घटना का वर्णन किया। उसकी निगाहें सामने बैठी महिला पर ठंडी नजरों से घूम रही थीं। एमिली पाकर, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद करो। नाना रॉस ने दांत पीसते हुए कहा, अब उन्हें अपने सुनहरे ग्राहक के प्रति अपनी चापलूसी बनाए रखने की चिंता नहीं थी। तुमने मेरे कपड़ों पर साफ दाग लगा दिया है और यह पोशाक पूरी तरह से ब्रांडेड है, कीमत स्पष्ट है। ये पोशाक एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड कोको का सीमित संस्करण है, कुछ लोगों ने इसे कभी देखा भी नहीं है। सोफी पाकर ने धीरे से उपहास किया, उसकी निगाहें जानबूझकर एमिली पाकर के पहनावे पर टिकी थीं, चुपचाप उपहास करते हुए। एमिली, अगर गर्भवती होने के कारण तुमने एक अमीर परिवार में शादी भी कर ली तो क्या हुआ, तुम तो बस एक गंवार हो। अफसर, आपने भी सुना। एमिली पाकर ने झूठी रिपोर्ट दर्ज की, जिससे पुलिस संसाधन बर्बाद हुए। ऐसे लोगों को शिक्षा के लिए हिरासत में लिया जाना चाहिए। पुलिस की बात सुनकर नाना रॉस के चेहरे पर तुरंत एक आत्मसंतुष्ट भाव आ गया, मानो एमिली पाकर के बारे में उसके पास कुछ जानकारी हो। उसके स्वर में आत्मसंतुष्टि का भाव था। फिर भी एमिली शांत रही, उसका स्वर शांत और आश्वस्त था। अगर मैंने जो दाग लगाया वह वास्तव में सीमित संस्करण के कपड़े थे तो मैं उसकी भरपाई करूंगी, लेकिन आप जो पहनते हैं वह नकली है, वास्तविक सीमित संस्करण नहीं है। उसकी निगाहों में स्पष्टता झलक रही थी, मानो वह पहले से ही नाना रॉस की प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान लगा रही हो। ये सुनकर नाना रॉस की आंखें हल्की सी चमक उठी, जिससे अपराध बोध का आभास हुआ, लेकिन उसने तुरंत ही अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। उसकी नज़र एमिली के हाथ में रखे पुराने पुनः प्रयोज्य बैग पर टिकी हुई थी। उसे विश्वास था कि एमिली को यह पता नहीं चल सकता कि उसका पहनावा नकली है। उसने तुरंत अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया। उसने उपहास किया, आप कहते हैं कि मैं नकली कपड़े पहनता हूँ, आपके पास क्या सबूत है? क्या आप कोको के क्लाइंट रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं?
नाना को अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि उन्हें पता था कि कोको वर्तमान में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों में से एक है और इसकी डिजाइनर सुश्री कोको एक प्रसिद्ध डिजाइन मास्टर हैं। कोको कंपनी ग्राहकों के रिकॉर्ड को पूरी तरह गोपनीय रखती है। उनके ग्राहक या तो अमीर होते हैं या फिर कुलीन। अंतर्राष्ट्रीय फैशन दिग्गज होने के कारण पुलिस भी आसानी से इसके बिक्री रिकॉर्ड हासिल नहीं कर सकती। ये कहते हुए नाना ने एमिली की ओर चुनौती भरी निगाहों से देखा, मानो कह रही हो, आगे बढ़ो, मुझे सबूत दिखाओ। एमिली ने अपना फोन निकाला और कॉल करने की तैयारी करने लगी और कार्लोस भी खड़ा हो गया और पुलिस की ओर जाते हुए शांति से बोला, सबूत है ना? क्या इत्तेफाक है, मेरे पास सचमुच है। सबूत हमारे विला में है। अध्याय 269, अध्याय 263। कार्लोस मंद मंद मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक प्रकार का मनोरंजन था। आपने जो पोशाक पहनी है, दुनिया में सिर्फ 3 ही है और इस देश में सिर्फ एक। यह अभी हमारे विला की अलमारी में टंगी है। मैंने इसे विशेष रूप से अपनी पत्नी के लिए शादी के उपहार के रूप में खरीदा था जब हमारी शादी हुई थी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, कमरे का माहौल एकदम से ठहर गया, मानो समय का प्रवाह रुक गया हो। वातावरण में तनाव और अजीब सा माहौल छा गया और सभी लोग अपनी सांस रोककर नाना रॉस की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। नाना का रंग एकदम से पीला पड़ गया, मानो चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। उनके गाल लाल और सफ़ेद होते जा रहे थे। उनकी आत्मसंतुष्ट मुस्कान मानो जम गई और शर्मिंदगी में बदल गई। वह सहज ही पीछे हट गई, उसकी आंखों में अविश्वास था। उसके हाथ कपड़ों को पकड़ते हुए हल्के से कांप रहे थे, मानो पुष्टि चाह रही हो। वह हकलाते हुए बोली, ये कैसे संभव हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा सच है। उसकी आवाज़ में कंपन था। उसने एमिली पाकर की ओर देखा, उसका पिछला अहंकार बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी जगह लगभग विनती भरी निगाहें आ गईं। एमिली ने थोड़ा सा मुंह बनाया, वह भी थोड़ा आश्चर्यचकित थी। वह कुछ ही क्लिक में आसानी से प्रत्येक कोको ग्राहक का विवरण प्राप्त कर सकती थी, लेकिन इस बार उसे वास्तव में यह नहीं पता था कि देश का एकमात्र सीमित संस्करण वाला परिधान विला की अलमारी में रखा हुआ था। हालांकि ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन एमिली एक न्यूनतमवादी होने के नाते पोशाक की ज्यादा परवाह नहीं करती थी। वह अपने रोजमर्रा के पहनने में आराम को प्राथमिकता देती थी, इसलिए उसने अलमारी को अच्छी तरह से जांच नहीं किया था और न ही उसे पता था कि कार्लोस ने सीमित संस्करण का कपड़ा खरीदा था। कार्लोस का स्वर ठंडा था, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। मास्टर कोको का डिजाइन दर्शन हमेशा कुछ लोगों के लिए अनुकूलन के बारे में रहा है। प्रत्येक सीमित संस्करण में सख्त रिकॉर्ड और सीरियल नंबर होते हैं। आपने जो पोशाक पहनी है वह घटिया कारीगरी वाली एक कच्ची नकल के अलावा कुछ नहीं है। वह थोड़ा हंसा, उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। नाना का चेहरा और भी बदसूरत होता गया। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर होती गई। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम बस मुझे बदनाम कर रहे हो। उसकी आवाज़ लगभग कांप रही थी और आंखें दहशत से भरी थीं। कार्लोस ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकाला और हल्के से थपथपाते ही स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दिया। वीडियो में उनके विला की अलमारी दिखाई गई है, जिसे नौकरों ने अभी अभी रिकॉर्ड किया है। अंदर नाना के पहने हुए कपड़े के समान ही एक पोशाक लटकी हुई थी, जिसके बगल में एक टैग लगा था जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा था, दुनिया भर में 3, देश में 1। ये सबूत है। कार्लोस ने फ़ोन पुलिस को सौंप दिया, उसकी आवाज़ बिल्कुल निश्चित थी। नाना रॉस पर जबरन वसूली का शक है और सबूत पुख्ता हैं। मेरी पत्नी ने पुलिस में कोई झूठी रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई है। अधिकारी महोदय, सच्चाई साफ है। कृपया अपराधी को न्याय के कटघरे में लाएं। अधिकारी ने फ़ोन ले लिया और उसे ध्यान से जांचने लगा। उसकी आंखें गंभीर थीं। ये पुष्टि करने के बाद कि वीडियो फर्जी नहीं है, पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। नाना का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। वह जानती थी कि इस बार वह सचमुच गिर गई थी। उसने समझाने की कोशिश की, एमिली, नहीं, मैनेजर पाकर, मुझे भी फंसाया गया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि यह नकली है। लेकिन तथ्य शब्दों से अधिक बोलते हैं। उसके खरीद रिकॉर्ड की जांच करने के बाद पुलिस ने साबित कर दिया कि वह झूठ बोल रही थी और उसे मौके पर ही ले गई। नाना की घटना के बाद पुनर्मिलन का माहौल तुरंत बदल गया। एक समय जीवन सभा में सन्नाटा छा गया, केवल शांति रह गई। नाना के करीबी कुछ सहपाठी सभी डरे हुए थे। उन्हें डर था कि एमिली चैट ग्रुप में उनकी पिछली गपशप को जारी रखेगी। वे जल्दी से एमिली के पास माफ़ी मांगने पहुंचे। एमिली ज्यादा देर तक नहीं रुकी। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसकी निगाहें ठंडी थीं। दोष अपराधी पर है, शिकायतों का स्रोत तो होता ही है। मामला सुलझ गया है और मैं अब और इन लोगों के सामने नहीं रहना चाहता। वह मुड़ी और चली गई, उसके कदम दृढ़ और स्थिर थे। अप्रत्याशित रूप से, जूनियर प्रेसिडेंट कार्टर, आप बहुत अच्छे हैं। सचमुच एक पत्नी रक्षक। एवलिन हैंसन, जो पहले सोचती थी कि कार्लोस एक बुद्धिहीन प्लेबॉय है, अचानक उसकी प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकी। वह मुस्कुराए और कार्लोस को अंगूठा दिखाया। उसकी आंखें चिढ़ाने से भरी थीं। अंदर एमिली खुद को रोक नहीं सकी और उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान छोड़ी। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसकी आंखों में असहायता की झलक दिखाई दी। यदि एवलिन को पता होता कि वह और कार्लोस शीघ्र ही तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, तो वह सोचती कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जैसे ही वे तीनों होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एवलिन ने घर जाने के लिए एक टैक्सी बुलाई। जब ड्राइवर एमिली को लेने आया तो कार्लोस भी अपनी लंबी टांगों के साथ तेजी से कार में घुस गया और कार में बैठ गया। एमिली ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। क्या आप विला वापस जा रहे हैं? वह थोड़ा हैरान हुई। उसने सोचा कि इतनी बड़ी उथल पुथल के बाद भी कार्लोस मिसेस कार्टर से नाराज होगा। कार्लोस हल्के से मुस्कुराया, उसके स्वर में सहजता थी, फिर भी उसमें लाचारी का भाव था। माँ ने मेरी कार और विला वापस ले लिया और इस महीने के लिए परिवार के पैसे से जो जेब खर्च आया, वह वकील की फीस पर खर्च हो गया। वह वकील सी टू किंग वाकई सस्ता नहीं है। अब मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, मुकदमा खत्म नहीं हुआ है और मुझे अभी भी हर महीने आपको गुजारा भत्ता देना है, इसलिए मेरे पास पैसे की कमी है और जब भी मौका मिलेगा मैं कुछ न कुछ करता रहूंगा।
उसने कंधे उचका दिए, उसकी आंखों में एक चिढ़ाने वाली चमक थी, मानो ये दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। आखिरकार पत्नी से पैसे ऐंठने में कोई शर्म की बात नहीं है। एमिली अवाक रह गई, उसने उम्मीद नहीं की थी कि श्रीमती कार्टर इतनी निर्दयता से काम करेंगी। श्रीमती कार्टर सचमुच बहुत क्रोधित थीं और कार्लोस और रैनी को अलग करने पर तुली हुई थीं। ठीक है, चलो विला में वापस चलते हैं और अच्छी बातचीत करते हैं। एमिली ने कार की सीट पर थककर झुकते हुए धीरे से आह भरी। वह मामले को और अधिक लंबा नहीं खींचना चाहती थी, मामला सुलझाना जरूरी था। कार्लोस ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। रास्ते भर वह सोचता रहा कि एमिली को कैसे बताए कि वह उससे प्यार करने लगा है। वह हमेशा से रेनी की देखभाल इसलिए करता रहा था क्योंकि दोनों अपने अपने विचार मन में लिए हुए थे। कार के अंदर एक सूक्ष्म शांति छाई हुई थी। खिड़की के बाहर रात स्याही की तरह अंधेरी थी, केवल हल्की रोशनियां टिमटिमा रही थीं, जो चुपचाप रात की जटिलताओं और परिवर्तनों का वर्णन कर रही थीं। जब वे विला पर पहुंचे तो आकाश पूरी तरह से अंधकार में हो चुका था तथा रात में केवल छोटी छोटी रोशनियां ही दिखाई दे रही थीं। एमिली सबसे पहले कार से बाहर निकली, उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी आवाज़ शांत और तटस्थ थी। उसे तलाक का एग्रीमेंट याद आ गया, जो अभी भी बेडरूम की दराज में चुपचाप पड़ा था। उसे चुपचाप याद दिला रहा था कि यह शादी अब खत्म हो चुकी है। जब कार्लोस और एमिली वापस लौटे तो श्रीमती कार्टर अपना खाना खा चुकी थीं। एमिली पहले कमरे में दाखिल हुई, उसके पीछे कार्लोस भी आया। कुआं, वे दोनों एक साथ बोले। कार्लोस ने अपना गला साफ किया। पहले आप जाइए। एमिली ने दराज की ओर इशारा किया। दराज में आपके लिए कुछ है। अध्याय 270, अध्याय 264। कमरे में दो लोगों पर गर्म पीली रोशनी चमक रही थी। कार्लोस वहीं खड़ा रहा, उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी थी। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि एमिली पाकर उसे इस वक्त कुछ देगी। उसने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया और चुपचाप सोचा कि क्या यह एमिली की ओर से कोई संकेत था। वह जानता था कि एमिली उसे पसंद करती थी। क्या यह एमिली द्वारा दिया गया पहला उपहार था? कार्लोस के होठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसके दिल में उत्सुकता की एक लहर दौड़ गई। वह स्थिर चाल से चलता हुआ धीरे धीरे ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ा। उसकी पतली उंगलियों ने दराज के हैंडल को हल्के से छुआ और हल्के से जोर लगाने पर दराज खुल गई। एमिली ने आंखें नीची कर लीं, उसकी लंबी पलकें उसकी पलकों पर छाया डाल रही थीं। उसने अपने हाथ भींच लिए। जोर के कारण उसकी उंगलियां थोड़ी सफ़ेद हो गईं। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था और वह चुपचाप कार्लोस की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि जब कार्लोस तलाक का समझौता देखेगा तो वह बहुत खुश होगा। इस तरह उसके और रेनी वाइट के बीच अब कोई बाधा नहीं रहेगी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, कमरा इतना शांत हो गया कि सिर्फ उनकी सांसों की हल्की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। कार्लोस चुप रहा। एमिली को एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह खुद को रोक नहीं पाए और ऊपर देखा तो कार्लोस एक कागज का टुकड़ा पकड़े हुए था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, चेहरे पर एक गंभीर भाव था और उसकी गहरी आंखों में अस्पष्ट भावनाएं थीं। आपका इससे क्या मतलब है? कार्लोस की आवाज़ शांत और मधुर थी, उसमें किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं था। ये शाब्दिक अर्थ है। एमिली ने अपनी आवाज़ को शांत रखने की पूरी कोशिश की तथा खुद को अधिक शांत दिखाने के लिए अपनी पीठ को थोड़ा सा सीधा किया। उसे लगा कि तलाक का समझौता काफ़ी स्पष्ट लिखा गया था। समझौते में ये स्पष्ट था कि तलाक के बाद बच्चे की परवरिश उसकी पत्नी द्वारा की जाएगी और कार्लोस को किसी भी समय उससे मिलने का अधिकार होगा। अगर कार्लोस भविष्य में दोबारा शादी करता है तो भी वह हफ्ते में एक बार बच्चे से मिल सकता है। जहां तक दंपति की संयुक्त संपत्ति का प्रश्न है, एमिली श्रीमती कार्टर और ओल्ड मास्टर कार्टर से विरासत में मिली सारी संपत्ति बिना किसी शर्त के अपने बच्चे को देने को तैयार थी। कार्लोस ने अपने हाथ में रखे कागजों को तौला, उसकी आंखें बार बार उन्हें देख रही थीं, मानो वह कुछ खोज रहा हो। उसकी उंगलियां धीरे से कागज को सहला रही थीं। इस पल मानो समय थमसा गया हो। कई मिनट बाद आखिरकार उसने धीरे से कहा, मैं सहमत हूं। ये कहते हुए उन्होंने कलम उठाए और समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। उनकी गतिविधियां न तो जल्दबाजी में थीं और न ही धीमी। कलम की नोक कागज पर फिसल रही थी, जिससे हल्की सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। यद्यपि ये तलाक समझौता एमिली द्वारा स्वयं तैयार किया गया था, लेकिन जैसे ही उसने कार्लोस को इस पर हस्ताक्षर करते देखा, उसका दिल तेजी से बैठ गया, मानो कोई भारी पत्थर उसकी छाती पर दबा हुआ हो, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही हो। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक उभर आई और जटिल भावना उसके गले में अटक गई, जिसे व्यक्त करना या निगलना असंभव हो गया। उसने अपने निचले होंठ को हल्के से काटा, अपनी भावनाओं को प्रकट न होने देने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही हल्की लाल थीं। कार्लोस ने कलम नीचे रख दी, उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे। ये हस्ताक्षरित है, क्या अब आप संतुष्ट हैं? उसने अपनी भौहें उठाईं, उसकी आंखों में कुछ जांच का भाव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एमिली के जवाब का इंतजार कर रहा हो। कल से यह समझौता लागू हो जाएगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। एमिली ने मुस्कुराने की कोशिश की, उसके होंठ कुछ सख्त हो गए। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया, उसकी आंखों में धुंधलापन था। कल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आज रात भी हो सकती है। कार्लोस की आवाज़ धीमी और शांत थी। बोलते हुए उसने अपनी टाई खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। टाई उसकी लंबी उंगलियों के बीच से हल्के से फिसल गई। कॉलर थोड़ा खुला हुआ था, जिससे कॉलरबोन का कुछ हिस्सा दिख रहा था, जिससे वह लापरवाह और आलसी लग रहा था। एमिली ने एक कड़वी मुस्कान दी, लगभग भूल ही गई कि कार्लोस के भी कुछ रिश्ते थे। पिछली बार जब उनकी शादी हुई थी तो वे सिविल अफेयर्स ब्यूरो नहीं गए थे, फिर भी सर्टिफिकेट जारी हो गया था। तलाक के सर्टिफिकेट के लिए भी यही बात लागू होती है। तो फिर आज रात तुम गेस्ट रूम में सो जाना। एमिली की आवाज़ थोड़ी कांप उठी। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कार्लोस सधे कदमों से उसके पास आ गया था। वह हल्के से मुस्कुराया और एमिली को गले लगाकर अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया।
उसके शरीर का संतुलन तुरंत बिगड़ गया और वह बस उसकी बाह को कसकर पकड़े रह गई। कार्लोस की हरकतें तेज और कुशल थीं, वह एमिली को सीधे बाथरूम की ओर ले गया। एमिली चौंक गई, उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसने कार्लोस की बाहों से छूटने की कोशिश की, उसके कंधों पर कई बार थपथपाया, उसकी आवाज़ कुछ घबराई हुई थी। कार्लोस, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, हम दोनों। विशेष सेवा, क्या यही आप चाहते थे? समझौते में कहा गया है कि सेवा में पूरी लगन और ईमानदारी बरती जाए, और 24 घंटे किसी भी समय उपलब्ध है। कार्लोस की आवाज़ धीमी और चिढ़ाने वाली थी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखें उपहास से भरी थीं। बोलते हुए वह एमिली को बाथटब के किनारे ले गया, गर्म पानी चालू करने के लिए आगे बढ़ा। पानी के बहने की आवाज़ आई, बाथरूम में गर्म भाप फैल रही थी। आप क्या बकवास कर रहे हैं? एमिली का चेहरा पहले से ही लाल था। कार्लोस का हाथ उसकी ओर बढ़ता देख वह इतनी डर गई कि उसने जल्दी से अपने कपड़े पकड़ लिए, उसका शरीर पीछे की ओर सिकुड़ गया। क्या समझौते में यही नहीं लिखा है? आपने अपना नाम हस्ताक्षर कर दिया है, फिर दिखावा क्यों कर रहे हैं? कार्लोस ने अपनी भौं थोड़ी सी ऊपर उठाई, उसकी आंखों में धूर्तता झलक रही थी। उसने 2 बार जीभ चटकाई, उसके लहजे में थोड़ी सी चिढ़ाने वाली बात थी। मैंने हस्ताक्षर तो किए, लेकिन उस समझौते पर। एमिली का चेहरा लाल हो गया था, उसकी आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। वह कार्लोस की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। कार्लोस की आश्चर्यचकित निगाहों को नजरअंदाज करते हुए वह जल्दी से बाथरूम से निकलकर ड्रेसिंग टेबल की ओर भागी। उसने जल्दी से मेज पर रखे तलाक समझौते को उठा लिया, उसे खोलते समय उसकी उंगलियां कांप रही थीं। निरीक्षण करने पर एमिली पूरी तरह निराश हो गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर हैरानी से अविश्वास का भाव आ गया। उसकी उंगलियां समझौते को कसकर पकड़े हुए थीं, कागज पर सिलवटें पड़ रही थीं। रखरखाव अनुबंध। एमिली की आवाज़ बंद हो गई, उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह अपने सामने लिखे काले और सफ़ेद शब्दों को गौर से देख रही थी। कार्लोस ने दराज से जो कुछ कागज के पन्ने निकाले, वे तलाक का समझौता नहीं थे जिसे उसने पहले तैयार किया था, बल्कि एक रखरखाव समझौता था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी हुई थीं। यदि कार्लोस समझौते पर हस्ताक्षर करता तो उसे 1 लाख रुपये मासिक शुल्क मिलता। यदि कार्लोस हस्ताक्षर नहीं करता तो वह न केवल बच्चे की अभिरक्षा खो देता, बल्कि काटो वंश समूह की विरासत का भी उससे कोई लेना देना नहीं रहता। समझौते के निचले भाग में एमिली और कार्लोस के हस्ताक्षर प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए थे। हस्ताक्षर में कोई समस्या नहीं थी, ये वास्तव में उनकी लिखावट थी। एमिली को अचानक कुछ याद आया। कल मिसेस कार्टर कुछ दस्तावेज लेकर आई थी और कह रही थी कि ये बच्चे के भविष्य के उत्तराधिकार अधिकारों के बारे में है। एमिली को कार्टर वंश की विरासत में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए जब श्रीमती कार्टर ने कहा कि दस्तावेजों में कुछ भी गलत नहीं है, तो उन्होंने बच्चे के कानूनी अभिभावक के रूप में उन पर हस्ताक्षर कर दिए। ऐसा लग रहा था कि उन दस्तावेजों के बीच ये समझौता भी घुस आया था। उसने भ्रमित होकर संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।